अच्छा जी, जब आपने एंटेना के डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि हमें ये भी पता है कि एंटेना का काम क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। हमें ये भी पता चल गया कि एंटेना के डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि एंटेनास की डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। मतलब चैप्टर 1 में हमने थोड़ा-सा देखा, एंटेना की कुछ टाइप्स हमने देखी कि जी डायरेक्शनल एंटेनास होते हैं, वायर एंटेनास होते हैं, अपर्चर एंटेनास होते हैं, रिफ्लेक्टर एंटेनास होते हैं। अब हम थोड़ा ये देखने की कोशिश करेंगे कि एंटेनास के लिए क्या-क्या एप्लीकेशंस होती हैं, जिनके अंदर एंटेना इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फिर वंस वी आइडेंटिफाई कि क्या एप्लीकेशन है किसी भी कोई भी जिसमें हम एंटेना को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंटेना है जो कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो पहले हमने ये देखा कि एप्लीकेशन कौन सी है, और फिर हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एंटेना कौन सा इस्तेमाल होगा। तो क्या ख्याल है आपका, कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए एंटेनास इस्तेमाल होते हैं? जी जनाब। एंटेनास रेडियो किन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं? रेडियो टीवी इंटरनेट। ब्रॉडकास्टिंग ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, वेरी गुड। और टीवी ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, या इन जनरल ब्रॉडकास्टिंग? सर टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी यूज होते हैं सर। अच्छा, टीवी रेडियो दोनों के लिए, ठीक है ना। एक मिनट। जी विशाल बताएं, कौन है? बस। जी जी तलहा, कैसे हो, ठीक हो? हाँ, क्लास है अभी 2 बजे तक। हाँ हाँ जी बेटा। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग और उसके अलावा? आप अपने मोबाइल फ़ोन में एंटेना इस्तेमाल करते हैं, और ये मोबाइल फोन्स जो होते हैं, ठीक है। और किस चीज़ में एंटेना इस्तेमाल होता है? कम्युनिकेशन। चलें, मोबाइल जो है वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। चलें, ब्रॉडकास्टिंग एक हो गया, कम्युनिकेशंस एक दूसरी कैटेगरी हो गई, जिसमें हम मोबाइल को डाल देते हैं और जिसमें हम सैटेलाइट को भी डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जी, और कोई ब्रॉडर कैटेगरी? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जीपीएस या नेविगेशन? क्या इसके लिए एंटेनाज इस्तेमाल होते हैं? सर ये जो रेडार्स होते हैं ये भी सर जीपीएस नेविगेशन में होते हैं या? नहीं, ठीक है, वेरी गुड। रेडार्स शुड बी अनदर कैटेगरी। मतलब जीपीएस नेविगेशन का मतलब है लोकेशन फाइंडिंग। तो इफ देयर इज अ लोकेशन फाइंडिंग एप्लीकेशन, वुड यू नीड एन एंटेना और नॉट?
सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, जिस तरह आप सीसीटीवी को इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी या मॉनिटरिंग के लिए, तो एंटेना की क्या ऐसी इफादियत हो सकती है सिक्योरिटी में या मॉनिटरिंग में? सर क्या इसमें जनाब? हम या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेशन कर रहे होंगे ताकि हम मतलब जो हमारा डाटा है वो किसी और के पास ना जाए, इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो या नहीं नहीं, वो किसी। तो चलें, वो तो कम्युनिकेशन में ही आ गया ना। जो आप बात करें वो कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है। चलें, आपने मोबाइल कम्युनिकेशन या सैटेलाइट में फर्दर इंक्रिप्शन ऐड कर दी टू मेक इट सिक्योर। इसमें इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सिक्योरिटी या मॉनिटरिंग में जैमिंग करते हैं आप सिग्नल्स की? आपने हो सकता है कभी रोड रोड साइड पे देखा हो, कोई प्रोटोकॉल की गाड़ियां जा रही होती हैं और साथ में एक गाड़ी ट्रैवल कर रही होती है जिसके ऊपर 3-4 एंटेनास लगे हुए होते हैं, अपेरेंटली मोबाइल फ़ोन या सिग्नल की जैमिंग के लिए लगे हुए होते हैं कि और ये ट्रेंड शुरू हुआ था जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, जब उन पे इकट्ठे लगातार 2-3 सुसाइड अटैक्स हुए थे। तो फिर ये जो जैमिंग है, ये रिमोट डेटोनेशन को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो गाड़ियों पे जैमर्स लगे हुए होते हैं जो कि प्रोटोकॉल के साथ जा रही होती है, तो उस टाइम पे अगर कहीं किसी जगह पे नियर बाय किसी पोजीशन में कोई बॉम्ब इंस्टॉल किया हुआ है किसी ने जो कि डेटोनेट करना चाह रहा है उसको थ्रू रिमोट कंट्रोल, तो वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उस इंस्टेंट पे जैमिंग हो रही होती है, तो कोई भी कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश नहीं होता। उसके अलावा, जैमिंग के अलावा सिक्योरिटी या मॉनिटरिंग में कभी आपने, मुझे नहीं पता आपने इस चीज़ का नाम सुना है या नहीं सुना, स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग। स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आप अपने स्पेक्ट्रम को कॉन्स्टेंटली लिसन करते हैं इन ऑर्डर टू सी कि क्या कोई अनरेगुलेटेड या कोई इलीगल ट्रांसमिशन तो नहीं हो रही, यानी somebody who does not have a valid license for transmission over the spectrum, लेकिन ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है या उसको इस्तेमाल किया जा रहा है अगेन सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। प्रॉबली देर मे बी सम ऑर्गेनाइजेशंस पोटेंशियल टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और उनके कोई अपने ही मोबाइल फ़ोन होते हैं, अपनी सिमें बनाई होती हैं, अपना नेटवर्क लगाया हुआ होता है जिसके ज़रिए से ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं या वॉकी टॉकीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्पेक्ट्रम की मॉनिटरिंग करते रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो दैट टू फाइंड आउट कि इफ़ देयर इज़ एनी ट्रांसमिशन गोइंग ऑन। फिर जो हमारी लॉजिस्टिक्स हैं, जो सिक्योर फैसिलिटीज़ हैं, उनके आसपास प्रॉब्ली कोई स्पाइंग इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाने में हो सकता है कोई फ़ायदा हो। तो इफ़ देयर इज़ एनी ट्रांसमिशन, जिस तरह आपने कहा कि सिक्योर ना हो, इनक्रिप्टेड ना हो, तो इफ़ यू कीप लिसनिंग टू द स्पेक्ट्रम, जिसका मतलब है स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग, और क्योंकि ये साउंड वेव्स तो है नहीं, तो यहाँ पे लिसन से मुराद ये है कि यू आर लिसनिंग इट बाय यूजिंग एन एंटेना विच इज़ कनेक्टेड टू अ रिसीवर, जो कि आपको प्रॉब्ली एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर की तरह का रिसीवर है, जो कि आपको कॉन्टीन्यूसली जो कोई भी फ्रीक्वेंसीज आसपास में ट्रांसमिट हो रही हैं उनको दिखाता जा रहा है। और उसमें से ज़ाहिर बात है सिस्टम कैन फ्लैग आउट कि कौन सी रेगुलेटेड फ्रीक्वेंसीज हैं, जिस तरह जीएसएम की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो रेगुलेटेड हैं और कौन सी अनरेगुलेटेड है। कोई भी ऐसा फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच शुड नॉट बी प्रेजेंट ओवर देयर, आसपास में हो सकता है कोई मोबाइल स्टेशन ही ना हो, लेकिन स्टिल यू आर सेंसिंग कि देयर इज सम ट्रांसमिशन गोइंग ऑन एट एनी स्पेक्ट्रम। तो सिक्योरिटी में
रेडार्स में यस एंटेनाज इस्तेमाल होते हैं। तो सिक्योरिटी या मॉनिटरिंग में जैमिंग में इन सारी बातों में एक कॉमन पॉइंट ये है कि वी आर इंटरेस्टेड टू ट्रांसमिट सम इंफॉर्मेशन, और इस केस में जैमिंग के केस में सम नॉइज सिग्नल बाय यूजिंग अ वायरलेस मीडियम। ठीक है, तो इन सारों में ये काम है। यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग में दैट इंफॉर्मेशन सिग्नल इज वॉइस डेटा, यानी ऑडियो डेटा है या ऑडियो वीडियो दोनों हैं। अगेन जो कम्युनिकेशन है उसमें इंटरनेट बेस्ड यानी डिजिटल पैकेट्स हो सकते हैं, उसमें एनालॉग डेटा हो सकता है मोबाइल के केस में, सैटेलाइट के केस में, जीपीएस या नेविगेशन के केस में सिग्नल्स जो हैं उसमें मेनली टाइमिंग इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग का मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या है। और रेडार्स में अगेन पल्सेस होती हैं मेनली, या एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, और जो रिफ्लेक्शन होती है उसको हम स्टडी करने में इंटरेस्टेड होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट। तो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जिसके लिए एंटेनाज इस्तेमाल होते हैं, वेरेवर देयर इज़ अ नीड of transmitting a signal wirelessly for whatever reason, तो an antenna has to be there. अब once you've known के भी अच्छा काफ़ी सारी applications हैं जिसके अंदर antennas इस्तेमाल होते हैं, now how to decide कि या उन एप्लीकेशन से क्या ऐसे पैरामीटर्स हमें पता चलते हैं जो लेटर ऑन हमें अलाउ करते हैं या हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट दैट व्हाट एंटेना इज अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपके सामने जो कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये जनरली सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं दे आर एप्लीकेशन डिपेंडेंट। 1 2 3 4 5, there can be more than that as well. For example, if I ask you that you need to design or purchase an antenna that can be connected to a Wi-Fi router, what do you think आपका frequency of operation क्या होना चाहिए Wi-Fi router के लिए? Do you know कि किस frequency पे transmission हो रही होती है? क्यों जनाब? Anybody? अगर आप लोग को ये बात नहीं पता तो बहुत ही पुअर बात है कि फाइनल ईयर में आके आपको भी ये भी नहीं पता। ये यानी कॉमन सेंस की बात है यार, पता होना चाहिए एक डबल ई इंजीनियर को कि वाईफाई राउटर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहा है। अच्छा चलिए ये बता दें कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि वाईफाई को डिक्टेट करता है, ये बता दें। और आगे सर 802.7 802.11, और इसके आगे फिर डिफरेंट हैं पैरामीटर्स ए बी सी डी एन इस तरह करके। तो मेनली 802.11 जो है वो वाईफाई रिसेप्शन या वायरलेस नेटवर्क को देखता है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन अगर आपको है अंदाज़ा? 2.4 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज, शाबाश, बेहतरीन। ठीक है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर करता है। ओके, डू यू नो द बैंडविड्थ ऑफ वाईफाई सिग्नल? डू यू नो व्हाट इज द बैंडविड्थ? ये वैसे मुझे भी नहीं पता, और नेवर चेक्ड इट कि वाईफाई सिग्नल की कितनी बैंडविड्थ होती है। डू यू गाइस नो दैट कि कितनी है? गूगल करके देखें। क्यों जनाब?
यहाँ पे मैंने गूगल किया तो इन्होंने बैंडविड्थ तो मेंशन नहीं की, लेकिन एक चीज़ इन्होंने मेंशन की है, उससे मुझे थोड़ा आप चेक करके बताइए व्हाट डू यू थिंक कि क्या बैंडविड्थ होगी। इट सेज 54 मेगाबिट्स पर सेकंड। क्या है मसला? तो आपको क्या लगता है कितनी बैंडविड्थ होनी चाहिए अगर ये डेटा रेट है तो? क्यों बच्चों, आपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ा है, आपने डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा है, बताइए क्या फर्क होगा या क्या ताल्लुक होगा आपस में, कैसे आपको पता चलेगा? जी बच्चों, यार कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग, क्या बात है, खाना खाने चले गए हो? सर याद नहीं आ रहा। अच्छा तो कुछ बोलो तो सही, इतना इंतजार करके बोल रहे हो। अच्छा जी, बिट रेट में और बॉड रेट में क्या ताल्लुक होता है आपस में? सिंबल्स, कितने सिंबल्स पर सेकंड जा रहे हैं वो बॉड रेट होगा, और कितने नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड जा रहे हैं वो बिट रेट है। ओके, वेरी गुड। और बॉड रेट का बैंडविड्थ से क्या ताल्लुक होता है? तुम बच्चों, बॉड रेट का आगे से बैंडविड्थ से क्या ताल्लुक होता है? अच्छा चलें, ये बताएं, अगर मैं बीपीएस के इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे बिट रेट में और सिंबल रेट में कोई फर्क है? बीपीएस के इस्तेमाल कर रहा हूँ। यार कुछ तो बोलो, क्या कर रहे तुम लोग? नो सर, उसमें नहीं होगा क्योंकि 0 और 1 ही ट्रांसमिट हो रहे होंगे। ओके, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल आई से कि वाईफाई में बीपीएस के इस्तेमाल होता है, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि 54 मेगाबिट्स पर सेकंड में कितनी बैंडविड्थ इस्तेमाल हो रही होगी? 54 मेगाहर्ट्ज। 54 मेगाहर्ट्ज, चलो वो तुम लोगों ने टाइम लगा के जवाब दिया है, लेकिन चलो बहरहाल ठीक जवाब दिया है, अगर बीपीएस का इस्तेमाल हो रहा होगा। चलें जी, तो हमारी एप्लीकेशन है वाईफाई, हम उसके लिए एंटेना आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमें पता चला कि जी अच्छा फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज होनी चाहिए, बैंडविड्थ जो है वो 54 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। ओके, एंटेना का पैटर्न कैसा होना चाहिए? पहले मुझे पैटर्न बताएं फिर गेन बताएं। एंटेना का पैटर्न कैसा होना चाहिए? पैटर्न की शेप क्या होनी चाहिए? शुड इट बी अ डायरेक्शनल एंटेना, ओमनी डायरेक्शनल एंटेना, आइसोट्रोपिक एंटेना? ये तीन ही हमने शेप्स पढ़ी हैं अभी तक, तो क्या ख्याल है आपका? व्हाट डू यू थिंक? एक वाईफाई राउटर है, किस तरह का पैटर्न होना चाहिए? आइडियली तो आइसोट्रोपिक वैसे तो, लेकिन ओमनी डायरेक्शनल होगा यूजुअली, क्योंकि आइसोट्रोपिक तो होता नहीं है आइडियली। ठीक है जी, ओके। आइसोट्रोपिक या ओमनी डायरेक्शनल, पता नहीं यार, तो ये सही लिख क्यों नहीं रहा? ओमनी, मुझे इसकी निब चेंज करनी पड़ेगी, आई विल सी। अच्छा जी, गेन के बारे में क्या ख्याल है? जो आइसोट्रोपिक है या ओमनी डायरेक्शनल है, उसका गेन कैसा होता है? गेन के बारे में क्या ख्याल है?
Should it be high? Should it be low? What do you think? सर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ये तो, कि आपने कितने एरिया को कवर करना है। गेन की डेफिनेशन क्या है? गेन की क्या डेफिनेशन है बेटा? क्यों बच्चों, गेन की डेफिनेशन क्या है? रेडिएशन इंटेंसिटी ओवर टोटल इनपुट पावर। नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलिए ठीक है, रेडिएशन इंटेंसिटी, इनपुट पावर और साथ में स्केल डाउन या स्केल अप भी हो रही होती किसी चीज से, ये बात। सिर्फ 4 पाई। 4 पाई। 4 पाई, ठीक है, वेरी गुड। तो इससे आपको पता क्या चलता है? मतलब ठीक है, रेडिएशन इंटेंसिटी ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, इससे आपको पता क्या चलता है? एक लेमैन को कैसे समझाएंगी कि गेन क्या पोर्ट्रे करता है आपके लिए? मुझे आप लोग का क्विज ले लेना चाहिए था आज, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, जरा अच्छे नंबर आते। क्यों ये बच्चों? भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेजर डायरेक्टिविटी का, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लॉसेस भी प्रोवाइड करता है कि आपके एंटेना लॉस कितना। ठीक है, चलें ये बता दें डायरेक्टिविटी क्या सिग्निफाई कर रही होती है? डायरेक्टिविटी क्या स्पेसिफाई कर रही थी जनाब? क्यों बच्चों? डायरेक्टिविटी सर ये बताती है कि फोकस्ड एनर्जी किस डायरेक्शन में है उस एंटेना की। वेरी गुड। तो अगर एंटेना की डायरेक्टिविटी कम हो तो उसकी बीम विड्थ ज्यादा होती है, राइट? तो आपका Yes. क्या ख्याल है कि एक आइसोट्रोपिक एंटेना की डायरेक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी सर। ओके, तो फिर एक आइसोट्रोपिक एंटेना का गेन ज्यादा होगा या कम होगा? गेन भी कम होना चाहिए। वेरी गुड। तो अभी मैंने आपसे पूछा कि गेन क्या होना चाहिए, आपने कहा गेन ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा? क्यों भाई? अच्छा चलें, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटेना का जो गेन है वो लो होना चाहिए, इट शुड बी अ हाई गेन। क्योंकि अगर ये एंटेना का गेन बहुत ज़्यादा होगा तो फिर क्या है, अगर एंटेना का गेन बहुत ज़्यादा होगा तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इट वुड बी अ डायरेक्शनल एंटेना, इट वोंट बी एन आइसोट्रोपिक एंटेना। ठीक है, ओके, यस और Yes. नो? ओके, चलो ठीक है। साइज, मास, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर से क्या मुराद होगी? व्हाट डू यू थिंक फॉर्म फैक्टर मींस? सर जी जनाब। ये उस चीज में आएगा कि हॉर्न एंटेना की जो शेप होती है या डिश एंटेना की, क्योंकि डिफरेंट होती है, उसका कोई फैक्टर होगा। जी जी, फॉर्म फैक्टर का बेटा मतलब ये होता है कि कोई भी एंटेना देखने में कैसा नजर आता है। ठीक है, यानी वो बड़ा एंटेना है या छोटा एंटेना है, ठीक है, देखने में कैसा नजर आता है। तो नॉर्मली जो वाईफाई राउटर है इसके साथ जो एंटेना लगा हुआ है, क्या विजुअली ये एंटेना उसके अंदर लगा हुआ है या बाहर लगा हुआ है? बाहर होता है सर। अच्छा, और जो मोबाइल फोन के साथ जो एंटेना लगा हुआ है वो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर जो पहले होते थे वो तो अलग से एक्सटर्नल होते थे, उनको निकालना पड़ता था, लेकिन अब तो
अंदर लगे हुए होते हैं, इंटरनल होते हैं। ठीक है। तो पुराने एंटेनास के फॉर्म फैक्टर और नए एंटेनास के फॉर्म फैक्टर को अगर आप कंपेयर करें तो आपका क्या ख्याल है कि नए वालों का फॉर्म फैक्टर कम है या ज्यादा है? अगर किसी भी चीज का फॉर्म फैक्टर कम होगा तो वो चीज बिल्कुल पतली सी छोटी सी होगी, ठीक है, कि उसकी फॉर्म कैसी है। तो अगर कोई चीज बहुत बड़ी है तो नॉर्मली उसका फॉर्म फैक्टर ज्यादा है। तो अगेन वाईफाई राउटर में हमें इस बात का मसला नहीं है कि उसका फॉर्म फैक्टर कैसा है, क्योंकि उसने एक्सटर्नल टू द डिवाइस लगना है, ठीक है। लेकिन एक मोबाइल फ़ोन के लिए इफ यू आर डिजाइनिंग एन एंटेना, मतलब एक वाईफाई रिसीवर एंटेना जो कि मोबाइल फ़ोन के अंदर लगना है, उसका फॉर्म फैक्टर कम होना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर एंटेना इज जनरली कंसील्ड विद इन द बॉडी ऑफ द डिवाइस एंड इट इज़ नॉट अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर्म फैक्टर डज मैटर एज लो प्रोफाइल एज पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह मास के ऊपर डिपेंड करेगा। से फॉर एग्जांपल आप एक सैटेलाइट के लिए एंटेना डिज़ाइन कर रहे हैं, सैटेलाइट को क्योंकि कैरी करना है एक रॉकेट ने, तो ओवरऑल जो मास ऑफ द सैटेलाइट है वो ये डिसाइड करेगा कि कितना बड़ा रॉकेट चाहिए उसको कैरी करने के लिए, ठीक है। और सैटेलाइट के ऊपर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, तो हर कंपोनेंट का जो वेट है या जो मास है वो ओवरऑल सैटेलाइट के मास के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो many times mass of the antenna is very important to consider when you are using it for any application जहाँ पे इस तरह की लिमिटेशन एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। ओके, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जैसा कि मैंने आपको सामने ये बताया है कि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि डिसाइड होते हैं बाय कंसिडरिंग कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन जिसके लिए हम एंटेना को डिज़ाइन कर रहे हैं या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा डू यू थिंक एनी अदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि मैंने नहीं देखा या नहीं यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट में, अपार्ट फ्रॉम दीज 5-6 थिंग्स, एनी अदर थिंग विच जो आपका ख्याल हो कोई इम्पोर्टेंट है? जी जनाब। Maybe polarization of the antenna is also important. That can be included in that list as well. Okay. तो बहरहाल ये चीज़ें हम देख चुके हैं कि एंटेनास की क्या एप्लीकेशंस हैं। मोबाइल फ़ोन्स में, सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट्स में डिफरेंट तरह के हैं, कम्युनिकेशंस के लिए अलग है, नेविगेशन के लिए अलग है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए अलग है। इस तरह फिर एक एंटेना की कैटेगरी है, आपने शायद कभी सुना हो, माइमो एंटेनास रेडार्स में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस में एंटेना की क्या ऐसी कंसिडरेशंस हैं जो कि नॉर्मल पैरामीटर्स में फॉल नहीं करती। मोबाइल फ़ोन्स में जो एंटेनाज इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि वाईफाई के लिए आई थिंक कि ओमनी डायरेक्शनल एंटेना होना चाहिए, ठीक है। एंटेना का गेन कम होना चाहिए, क्योंकि गेन इज डिटर्मिनिंग कि उस एंटेना की डायरेक्टिविटी क्या है या बीम विड्थ उसकी क्या है, तो गेन शुड बी लो। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन मोबाइल फ़ोन के लिए क्या होती है जनाब? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर मोबाइल फ़ोन? किसको पता है? जीएसएम नॉर्मली किस फ्रीक्वेंसी रेंज में इस्तेमाल होता है? जीएसएम इज 2G, 3G, 4G, 5G। क्या पता है आपको कि इन सारों की क्या फ्रीक्वेंसीज हैं? इसकी तो मुझे पता है कि क्या है, इनकी बताइए।
वो तो आप स्लो स्लो जवाब दे रहे हैं इसलिए ऐसे टाइम फिर जाया हो रहा है। सर ये डिफरेंट नहीं होती, सॉरी बेटे, डिफरेंट नहीं होती सर? बेटे रफली ये रेंज होती है, ठीक है। 900 मेगाहर्ट्ज के अराउंड का बैंड है, 890 समथिंग से शुरू होता है, और 900 आई थिंक 20 या 40 यानी इसके आगे 25 आई थिंक 25 किलोहर्ट्ज या 25 मेगाहर्ट्ज का टोटल बैंड है, 25 मेगाहर्ट्ज का टोटल बैंड है। और हर मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर को उसमें डिफरेंट चंक्स दिए गए हैं, और हर चंक को आगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड किया गया है। ओके, बहरहाल अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन के केस में एक और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होती है जो कि एंटेना या प्रोपेगेशन से रिलेटेड है, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेशो। और वो क्या होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ ह्यूमन बॉडी कैन अब्जॉर्ब व्हेन फोन इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। आपने अपने कान के ऊपर फ़ोन लगाया, पहले भी हमने शायद इस एग्जांपल को कंसिडर किया हुआ है कि आप ने कान को फ़ोन लगाया हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो कान है या जो गर्दन वाली साइड है, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली टॉकिंग ऑन द फोन, तो आहिस्ता आहिस्ता से ये हीट अप होना शुरू हो जाती है फॉर टू रीजंस। वन, कि आपका जो कान है, नाउ दिस इज द लोकलाइज्ड सेंटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन। तो इसी वजह से हमें आप में से किसी एक ने बताया था कि जो एंटेनाज होते हैं नॉर्मली दे आर ऑन दी लोअर साइड ऑफ द स्मार्टफोन्स, ताकि वो आपके बॉडी से जितना अवे हो सकते हों। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग अ स्मॉलर साइज फ़ोन, तो बेशक लोअर साइड पे हो अपर साइड पे हो, इट स्टिल रिमेन्स नियर टू योर फेस, ठीक है। कान पे नहीं होगा तो चिन की साइड के ऊपर होगा। तो बिकॉज योर बॉडी इज़ वेरी क्लोज टू अ माइक्रोवेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमीटर, तो दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू डैमेज द टिश्यूज बाय हीटिंग देम अप। सही है। तो स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेशो का ये मतलब है कि क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के करीब इसने ऑपरेट करना है, तो एवरी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर दे हैव टू फॉलो अ सर्टेन गाइडलाइन, जो कि ये बताती है कि किसी भी मोबाइल की आउटपुट में जो सार की वैल्यू है स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेशो की, वो क्या होगी, ठीक है। एंड ओनली आफ्टर ensuring that value that mobile phone is gets approved पाकिस्तान में through PTA, तो because now they can safely say that this particular mobile phone is safe to be used in the presence of a human या by humans, ठीक है। एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है पैरामीटर मोबाइल फोन्स के अंदर, दैट इज टोटल रेडिएटेड पावर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर दैट अ हैंडसेट कैन रेडिएट एट एनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी क्या वजह है? सो दैट अगेन इट इज़ नॉट डेंजरस to be operated in a human environment, and also so that it may not cause interference to any other services जो कि नियर बाई फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट कर रही हैं, ठीक हो गया। तो देयर आर टू मोर पैरामीटर्स अपार्ट फ्रॉम जो हमने पीछे कंसिडर किए व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन एंटेनास। अगर आप हिस्ट्री वाइज देखें लेगेसी, तो दीज आर दी ओल्डेस्ट मोबाइल फोन्स, और जैसे जैसे इफ़ यू मूव अहेड, तो आहिस्ता आहिस्ता से उनके एंटेनाज एक तो छोटे होते जा रहे हैं, दूसरे उनके एंटेनाज कंसील्ड इनसाइड दी बॉडी होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फॉर्म फैक्टर है ऑफ द मोबाइल फोन इटसेल्फ एंड ऑफ द एंटेना, तो दोनों चीज़ों का फॉर्म फैक्टर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। अब दोबारा से फ़ोन जो है वो बड़े साइज़ की तरफ जाते जा रहे हैं, लेकिन दैट इज़ for a different reason, that is because of a larger screen size requirement, because now they are smartphones, they can be used to watch videos, TV, voice calling, video calling, that sort of things, ठीक है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता they are going for a larger screen size again, तो form factor फिर से बड़ा होता जा रहा है। ओके, ओके सर जी बेटा। सर एंटेना गेन के बारे में दोबारा बता दें फोन की। क्या मतलब बेटा? कि सर इसका एंटेना गेन ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए?
मोबाइल फ़ोन के लिए? बेटा द थिंग इज कि नॉर्मली हम गेन को जब ड्रॉ करते हैं तो गेन से नज़र आपको ये आता है कि गेन इज लाइक एन एम्पलीफायर, ठीक है? ऐसे ही है ना, एक एम्पलीफायर का गेन होता है। तो नॉर्मली जो गेन की टर्म है वो एम्पलीफिकेशन की टर्म्स में इस्तेमाल होती है, सही है? तो हमें लगता ये है कि इफ़ वी वांट टू ट्रांसमिट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, तो वी से कि यार अच्छा हायर इज दी, और हमें पता है कि हमने एक एंटेना के थ्रू करना है, ठीक है, तो वी से कि हायर इज दी गेन, तो लार्जर कैन बी दिस डिस्टेंस, राइट? ऐसे ही हो गया ना, ठीक हो गया। लेकिन एक मोबाइल फोन के केस में या एंटेना के केस में इफ यू हैव अ लार्जर गेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटेना की टर्म्स में या एनर्जी फोकस की टर्म्स में इट इज अ डायरेक्शनल एंटेना, राइट? ऐसे ही है ना, पैटर्न वाइज। तो इफ यू नो कि व्हाट साइड योर रिसीवर इज स्टैंडिंग, तो फिर इट मेक सेंस टू डायरेक्ट ऑल द एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? इसमें कोई मसले की बात नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। लेकिन मोबाइल फोन के केस में you have to transmit your signal to a base station, ठीक है, जिसके ऊपर एक एंटेना और लगा हुआ है, ठीक है। अब दिस में बी अ डायरेक्शनल एंटेना, लेकिन यू स्टैंडिंग ओवर हियर डू नॉट नो कि वेयर दिस बेस स्टेशन इज स्टैंडिंग, इसका जो यानी ये किस जगह पे है रिलेटिव टू योर पोजीशन। तो हेंस यू रिक्वायर एक ऐसा रेडिएशन पैटर्न which is capable of transmitting in all directions, ठीक है। अब if you are at this point, अगर ये हम एक पर हैं, तो all of this energy which is in this segment, ठीक है, this is now is your useful energy, and all of this energy is a wastage as far as your transmitted power is concerned. लेकिन you cannot help it because यानी आपको ये एनर्जी वेस्ट करनी ही है, बिकॉज यू डू नॉट नो वेयर योर बेस स्टेशन इज, जो इस केस में आपका रिसीवर, ठीक है, जिसको आप सिग्नल अपना पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हेंस एक मोबाइल फोन का जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो कम होगा। नाउ योर सिग्नल इज गोइंग टू बी एम्पलीफाइड बाय ओनली दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई और हल नहीं है इस मसले का, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी को फोकस कर दें सारी की सारी को इस डायरेक्शन में, एंड से फॉर एग्जांपल योर बेस स्टेशन इज नॉट हियर, या यू आर मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो देन यू डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू चेंज योर बीम डायरेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा एंटेना है जो कि लो गेन है, ठीक है, जिसका मतलब है जो कि हर तरफ ट्रांसमिट कर रहा है, तो बेशक आप यहाँ पे हो या यहाँ से मूव कर जाएं इस तरफ या इस तरफ मूव कर जाएं, तो स्टिल यू हैव सम chunk of energy which is being transmitted in this direction wherever this base station is standing, जिसने आपका सिग्नल रिसीव करना है, ठीक है। लेकिन उसका गेन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि एक बहुत कम एम्पलीफिकेशन फैक्टर है जो अब आपके सिग्नल को मिल रहा है एज अपोज टू इस सिनेरियो के। तो डज इट मेक सेंस? यस सर, समझ आ गई। ठीक ठीक है। तो सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए तो आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि हाई होना चाहिए, लेकिन अगर आप गेन को हाई कर लेंगे तो फिर आपका एंटेना डायरेक्शनल एंटेना में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यू विल लूज एनी कनेक्शन फ्रॉम योर बेस स्टेशन इफ यू आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन जहाँ पे वो सिग्नल खड़ा हुआ है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू लिव विद अ लो गेन एंटेना। लेकिन इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शनल एंटेनाज हो और उनका गेन लो हो, लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द एंटेना, ठीक है। तो इसलिए गेन और रेडिएशन पैटर्न इन दोनों को देखना जरूरी है कि कैसा होना चाहिए। ओके, तो अब द थिंग इज, जो अब हम बात कर रहे हैं जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर से
वी नो कि जी अच्छा ठीक है, जो रेडिएशन पैटर्न है दैट इज वन थिंग, एंड बट नाउ वी वांट टू से कि यार अच्छा जितनी भी एनर्जी है आसपास में आ रही है उसको मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन मिले। ठीक है, तो अब गेन को हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीफिकेशन। ठीक है, ओके। से फॉर एग्जांपल यू यूज दिस एंटेना, you use this antenna for your mobile phone, which is let me, okay, say you use this antenna for your mobile phone, ठीक है, and then there is another which is this one. Which one do you think is better, this one or this one? ए के अंदर जो एंटेना है, क्या आपको लगता है ये वाला बेहतर है या जो सी के अंदर एंटेना है ये वाला बेहतर है? एंड से फॉर एग्जांपल कि आपका जो मोबाइल फोन है ये उसका साइज है, इस केस में सी के केस में जितना बड़ा मोबाइल फोन है रफली उतना ही बड़ा एंटेना है, लेकिन ए के केस में जितना बड़ा फोन है एंटेना उससे काफी छोटा है। व्हाट डू यू थिंक, दिस वन इज बेटर और दिस वन इज बेटर? Consider from the perspective of ये पॉइंटिंग वेक्टर है जो कि ट्रांसमिट हुआ आपकी तरफ, जो कि कॉम्बिनेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस पॉइंटिंग वेक्टर into the received power. So what do you think about ds? Should it be very large or should it be small? तो जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा रेडिएटेड पावर होगी। Very good. ठीक है, तो नाउ अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन, क्या ये एंटेना ज्यादा अप्रोप्रिएट है या ये वाला एंटेना ज्यादा अप्रोप्रिएट है? दिस वन इज बेटर और दिस वन इज बेटर? आपने जो बात की है उसको आगे कंटिन्यू करके मुझे बताइए, दिस वन इज बेटर और दिस वन इज बेटर? सी वाला बेटर होगा। सी वाला बेटर होगा बिकॉज एंटेना हैज अ लार्जर एरिया फॉर द एनर्जी टू कम इन and this will result in more power conversion as opposed to this one. ठीक है, लेकिन because both of these are dipoles, ठीक है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल की ही एक फॉर्म है, तो जो रेडिएशन पैटर्न होगा that will still be omnidirectional। हो सकता है थोड़ी सी डिफॉर्म्ड शेप हो omnidirectional की, लेकिन predominantly it will be an omnidirectional because it is a dipole। और inherently अभी हम डाइपोल को स्टडी करेंगे, इसी वीक में शुरू करेंगे प्रॉब्ली। तो इनहेरेंटली डाइपोल हैज एन ओमनी पैटर्न। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि डिस्पाइट आपका पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल ही रहा, स्टिल आपने जो एनर्जी है, जो रिसीव्ड पावर है, उसको आपने बढ़ा लिया बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ दिस डाइपोल। ठीक हो गया, ओके। तो अब ये आपको ये कह रहे हैं कि फॉर एफिशिएंट रेडिएशन, एफिशिएंसी का इससे क्या ताल्लुक है, जब हम डाइपोल पढ़ेंगे तब हमें समझ लग जाएगी। फॉर एफिशिएंट रेडिएशन या रिसेप्शन एट मोबाइल या सेलुलर जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके ऊपर एंटेना का जो साइज है दैट मस्ट बी द साइज ऑफ द होल डिवाइस। इसका मतलब ये भी है कि नॉर्मली एक एंटेना का जो स्मॉलेस्ट साइज है फॉर गुड एफिशिएंसी इट शुड बी लैम्डा बाय 2। सॉरी, तो 900 मेगाहर्ट्ज के ऊपर
क्या वैल्यू है लैम्डा की? कैन यू टेल? क्या वैल्यू है जनाब इसकी? पॉइंट 33। सॉरी बेटा, 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर का मतलब 1 फुट तकरीबन, ऐसे ही है। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही बेटा कि नहीं? हाँ जी, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर। तो हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं, कभी आपने देखा है इतना बड़ा स्मार्टफोन 15 सेंटीमीटर का? क्यों जनाब? पंद्रह सेंटीमीटर कितने इंच बनते हैं? 6 इंच के करीब। हाँ, 6 इंच के अब तो मिल ही जाते हैं फिर भी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 इंच का स्क्रीन साइज है, उसमें और भी काफी सारी चीजें। इट इज नॉट ऑल ऑक्यूपाइड बाय द एंटेना, और इज इट? ठीक है, तो वो यही बात कर रहे हैं कि फॉर एफिशिएंट रेडिएशन द एंटेना मस्ट बी एसेंशियली एट द साइज ऑफ द होल डिवाइस, ताकि लैम्डा बाय 2 की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करे और एंटेना मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको दे सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी नीड टू समहाउ फिगर आउट, और क्योंकि मोबाइल फोन में और भी काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वी नीड टू फिगर आउट अ वे, या एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एंटेना का साइज तो बड़ा हो, लेकिन समहाउ उसको हम मोबाइल के फोन के अंदर फिट कर सके। ठीक है, अब ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं आगे जो कि इस्तेमाल की गई हैं इन ऑर्डर टू यू टू डिक्रीज द ओवरऑल साइज ऑफ द मोबाइल फोन। ठीक है, एक मोनोपोल एंटेना ऐसे एंटेना को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक स्ट्रेट वायर होती है और ये किसी ग्राउंडेड सरफेस के साथ कनेक्टेड होती है। आपने गाड़ियों के पीछे इस तरह का एंटेना लगा हुआ देखा होगा। आपका जो वाईफाई राउटर होता है उस पर भी इसी तरह का एक एंटेना लगा होता है, दैट इज ऑल्सो अ मोनोपोल। अगेन इसका जो पैटर्न होता है, रेडिएशन पैटर्न, दैट इज ऑल्सो ओमनी डायरेक्शनल। ठीक है, अब नाउ for a mobile phone, if you're using a monopole for a mobile phone, तो this is normally lambda by 4। ठीक है, और lambda by 4 means के 8 सेंटीमीटर at least। ठीक है, तो now if you look at it, probably this is 8 सेंटीमीटर, probably this is 8 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप इसको देखें तो this is not 8 सेंटीमीटर now। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कैसे आए, इसको कैसे साइज को कम किया? by using this technique। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड इस कॉइल को रैप कर दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? फेराइट। और इससे ये फायदा होता है कि जो आपने इसको रैप किया है, तो अब ये वायर्स एक दूसरे के करीब आ गई हैं। ठीक है, तो अगर आप इस मटेरियल को बीच में से निकाल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, ओवरऑल एंटेना की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब आप इस मटेरियल को दरमियान में इंसर्ट कर देंगे तो ये इनएफिशिएंसी वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा, और साथ में आपको एक और फायदा हो जाएगा कि यू वुड बी एबल टू रिड्यूस द साइज ऑफ द एंटेना। सो नाउ यू वुड बी एबल टू कम फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो ओवर हियर इफ यू ओपन दिस, अगर आपके पास कोई पुराना फोन है तो यू विल सी इस तरह से एक कॉइल
इसके अंदर होगा और उसके दरमियान में एक वाइट से कलर का मटेरियल आपको नजर आएगा। तो दैट इज हाउ यू रिड्यूस द साइज। FM AM रेडियोस के एंटेनास काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी लार्ज साइज की वायर्स होती हैं, तो उनको भी हम इसी टेक्निक से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर एक और तरीका है इसके साइज को छोटा करने का, विच इज़ कॉल्ड मीएंडरिंग। मीएंडरिंग का मतलब है कि आप उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दें। तो नॉर्मली यू क्रिएट, ये एक स्ट्रेट वायर को आपने यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो उसको मियांडर कर दिया, उसके अंदर मियांडर्स क्रिएट कर दिए, सो दैट द ओवरऑल साइज इज नाउ रिड्यूस्ड। ठीक है, आपने उसके अंदर टर्न्स क्रिएट कर दिए। एक डाइपोल को आपने मॉडिफाई किस तरह से किया? आइडियली दिस, ये इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे 6 इंच है, तो आइडियली दिस साइड शुड बी लैम्डा बाई 2, sorry lambda by 4, and this side should be lambda by 4 as well। तो उन्होंने क्या किया कि पहले इसको बड़ा किया, यानी इसको ऐसे बड़ा कर दिया। अभी भी ओवरऑल लेंथ वाइज दिस इज लैम्डा बाई 4, दिस इज लैम्डा बाई 4, लेकिन फिर पैटर्न को चेंज करने के लिए, एफिशिएंसी को चेंज करने के लिए इस साइड को थोड़ा छोटा कर दिया और इस साइज को बड़ा कर दिया, सो दैट यू हैव मोर लार्जर एरिया वेयर एनर्जी कैन फॉल, और इसको थोड़ा ऐसे बेंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से। एक और एंटेना फॉर मोबाइल फोन्स, अगेन फॉर्म फैक्टर उसका कम है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड एफ एंटेना। अगेन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मोनोपोल है, उसको ऐसे टेढ़ा कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को ऐसे कन्वर्ट कर दिया। जो भी एलिमेंट ग्राउंड के पास होगा उसके अंदर नॉइज क्रिएट होगी ड्यू टू नॉइज टेम्परेचर ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, और जो भी एनर्जी है वो ग्राउंड में कपल होके यानी इम्पिडेंस को डिस्टर्ब करेगी। तो यहाँ पे क्या किया, उस इम्पिडेंस मिसमैच को ख़त्म करने के लिए एक मैकेनिज्म विच इज़ कॉल्ड शॉर्टनिंग पिन मैकेनिज्म। ठीक है, उसको इस्तेमाल किया। नाउ इफ़ यू मूव दिस पिन अराउंड हियर और हियर इन दिस डायरेक्शन, इट डज टू थिंग्स। एक तो इसकी लेंथ वेरी करती है जो कि लैम्डा डिपेंडेंट है, जिससे आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और दूसरा इसको चेंज करने से आपकी इम्पिडेंस मैचिंग चेंज होती है। ठीक है, इसी का, क्योंकि अब ये छोटा वायर है, इसी को अगर आप एक सरफेस एरिया इसका भी बढ़ा दें, तो नाउ यू विल हैव मोर एनर्जी कमिंग इन। तो नाउ इफ यू लुक एट इट, ये एक मोबाइल फोन के साइज का इन्वर्टेड एफ एंटेना। जस्ट अ मिनट प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये आपके सामने एक मोबाइल फोन के साइज का सिंगल पीफा ये कहलाता है, प्लेनर इन्वर्टेड एफ एंटेना, पीफा। ठीक है, और इफ यू लुक एट इट, एक मोबाइल फोन के अंदर देर आर सो मेनी एंटेनास, मोस्टली दे आर इन्वर्टेड एफ एंटेनास। यहाँ पे एरो से पॉइंट आउट किया हुआ है, दिस इज वन, दिस इज अनदर वन, देन दिस इज अनदर वन, दिस इज अनदर वन। ये भी हम देखेंगे कि हमने मुख्तलिफ लाइन से कैसे एंटेनास बना लिए। ये इसका फीडिंग पॉइंट है यहाँ पे कहीं। Then this is a separate antenna because it has to receive signals from satellite, so that's why it is over here in the top direction। बाकी antennas are in the bottom direction, जिस तरह आपने पहले मुझे बताया था। और अगर एक सिंगल एलिमेंट को देखें तो ये पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उसके लिए ग्राउंड है, प्रोवाइडिंग इट अ लार्जर एरिया फॉर रिसीविंग द सिग्नल्स। ठीक है, तो चलें इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल हम सैटेलाइट के लिए एंटेनास को स्टडी करेंगे, डिफरेंट कंसिडरेशंस देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ बता दीजिए। जी जनाब, कोई सवाल? नो सर। चलें,
ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।